नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 130वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का पाठ्य मिलेगा, आप हैं आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी, पद्म सम्मान 2019 में, डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि 2019 में, धरती मित्र सम्मान 2017 में आपको मिला है। तो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जो दूसरे वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर कुंदन कुमार जी, स्टार्टअप विशेषज्ञ, समाज सेवक, लेखक, चिंतक और विचारक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आज हम सभी के साथ में जो मुख्य अतिथि हम हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, पहले मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, जिसे आप आनंद श्री के नाम से आज काफी हो चुके हैं, फेमस हो चुके हैं। लिम्का बुक रिकॉर्ड धारक हैं, गोल्ड मेडल जीतने वाले इंजीनियर, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक कॉर्पोरेटर, ट्रेनर, माइंडसेट ट्रेनर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। इसमें रिकॉर्ड धारक की लिम्का बुक और आपके द्वारा की गई अन्य प्रविष्टियां शामिल है। आईआईटी आईटीआई टनल से आईआईटी मुंबई तक की आपकी यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है। आप 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं और 9 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। मुझे लगता है तीन बुक आपकी हाल में पब्लिश होने जा रही है आपकी। आपके पसंदीदा विषय माइंडसेट, बिजनेस एक्सेलेंस और पब्लिक एक्सेलेंस है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले संगठनों के लिए भी काम किया है। हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि है, मैं एक बार स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। आज के हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। सत्यवती कॉलेज सांध्य कार्यवाहक प्राचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं आज का जो विषय है अपने आप में बहुत अच्छा विषय है, जैविक खेती। अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा तो इस जैविक खेती को हमें अपने दिमाग में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में लाना ही पड़ेगा जहां भी है, तो शायद भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो मैं आज के कार्यक्रम के शुरुआत आदरणीय डॉक्टर कुंदन कुमार जी से करना चाहूंगा। नमस्कार सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मेरा समय है कि आप जैसे लोगों को यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है मुझे। मैं पद्मश्री श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी, माननीय गुप्ता जी और सर का मिश्रा सर का के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। यही बहुत मुझे, मेरे लिए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है कि मैं कैसे इस विषय को बताऊं, क्योंकि त्यागी जी ने तो प्रैक्टिकल इसका अनुभव किया है। और शायद मुझे लगता है देश में ऐसे एग्जाम्पल कुछ एक ही होंगे जिन्होंने जैविक खेती को जिया ही है, यानी प्राकृतिक खेती को वो जी रहे हैं और आज पूरे भारत के किसानों की प्रेरणा स्रोत बन के वो आए हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों से ज्यादा सुनना ही मेरे लिए लाभकर होगा। और आपने अभी परिचय दिया गुप्ता सर का, क्या मुझे लगता है कि शायद इनके तो प्रोफाइल इतने बड़े हैं कि जितनी मेरी आयु नहीं होगी। तो मैं और सर हैं, सर तो सत्यवती कॉलेज में अभी प्रिंसिपल हैं संध्या में। तो मैं सब लोगों को सुनने ही आया था। मैं बस अपने जो कंसर्न्स हैं थोड़े बहुत जैविक खेती में, क्योंकि आज मनीष जी का जो सबसे, तो मनीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस चीजों में कि ये इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनको सुनने का, समझने का और देखने का अवसर हम जैसे लोगों को प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो कुछ आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं और जो सपोर्ट जैविक खेती में आत्मनिर्भर भारत को मिल सके, क्योंकि आज का विषय जो है वो है कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में जैविक कृषि की क्या भूमिका हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ज्यादा मैं सुनूंगा। मुझे जो समय मिला है उसी में मैं बात करूंगा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और आपके पूरे टीम को मैं सल्यूट करता हूं कि इतने बड़े 131वां आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आज का विषय है उस विषय में ऐसा है कि जैविक खेती और आत्मनिर्भर भारत में जैविक खेती का क्या योगदान है। आप भारत के स्वतंत्र, अब थोड़ा हिस्टोरिकल मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, शायद आउट ऑफ द बॉक्स हो, क्योंकि जैविक खेती के बारे और प्राकृतिक खेती बारे में भारत के सबसे बड़े लोग यहाँ पे हैं, तो मैं उस पर प्रकाश डालूं तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इस कुछ जो कंसर्न है, जो हमारे कंसर्न है उसके ऊपर, और जो जिससे रोजगार के अवसर जैविक खेती में भी भारत
में उपलब्ध होंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। भारत के जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को हम देखते हैं तो जो 1857 का आंदोलन है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत किस चीज से हुई थी। तो मंगल पांडे ने कारतूस जो था, ऐसा कहा गया कि वो गौवंश की चर्बी से बनाया गया कारतूस है, उसको उसका उपयोग हो रहा है, तो उसका उपयोग ना हो उसलिए सैनिक ने पूरा रिवोल्ट किया। जबकि पूरे बायो यानी आप जैविक खेती के आधार को समझेंगे, जो आधुनिक जैविक खेती है, मैं प्राकृतिक खेती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जैविक खेती है उसके आधार को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो हम बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और जो सब चीजें बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर ग्रो कर रहे हैं, उसके आधार में अगर आप देखेंगे तो उसमें बीफ एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन, मैं हिंदी में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि सब लोग हैं, इसी तरह के मीडिया का उपयोग किया जा रहा है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के भी विपरीत है। और कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ रोजगार को पैदा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे रोजगार है, हमें अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा कि भारत में बहुत सारे वेज सोर्स है, बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स है, जिसपे इस तरह के बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है या डिफरेंट अमोनिया नाइट्रेट को नाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया है, यानी डिफरेंट बायोपेस्टिसाइड्स के लिए ट्राइकोडर्मा वगैरह बहुत सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है वो वेज सोर्स पे भी इजिली ग्रो कर सकता है। साइंटिस्ट कम्युनिटी भी इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी, जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को लोगों ने फॉलो किया है। तो मुझे लगता है अब ये रीथिंक करने का, जब भारत का स्वाभिमान जग रहा है तो इसमें भी स्वाभिमान जगना जरूरी है कि हमें उसी मीडिया को प्रीफर करना चाहिए, उसी तरह के रिसोर्स पे बायो फर्टिलाइजर को ग्रो करना चाहिए और बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करना चाहिए जो भारतीय सोर्स हो और जिसमें भारतीयता दिखे और उसमें भारत के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी हो। आप जब हरित क्रांति की बात, मैं तो सुनता रहता हूँ त्यागी जी को और बहुत कुछ सीखा है उनसे, जब वो सह अस्तित्व की बात करते हैं तो सुन के एकदम बहुत अच्छा भी लगता है और उन्होंने उसको जिया है तो वो बताते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो ये चीजें जो जैसे बैक्टीरिया फंगस का भी जो हम यूज कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर में, मुझे लगता है कि भारतीय तरीके से इसका भी होना चाहिए। क्योंकि हरित क्रांति में एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई, प्रोडक्शन को तो हमने बहुत बढ़ाया, हमने उन्नत बीज को भी बढ़ाया, लेकिन उसके जो परिणाम और दुष्परिणाम आए वो हम आज देख रहे हैं। क्योंकि किसान से उस टाइम में आप देखेंगे 70, 80, 90 के दशक में जब जमीन बिकती थी गांव की तो वो किसान खरीदा करता था, किसान बेचता अगर था तो किसान खरीदता था। आज इस कमोबेश स्थिति बिल्कुल उलट है, किसान बेचता है लेकिन खरीदता व्यवसायी है, कोई भी किसान जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं किसान की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन अब ऐसा कौन सा धंधा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन आप हम हर दिन रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो आय है वो कम हो रही है और हमारे किसान डेली उस बम्पर उत्पादन के बाद भी उस चीजों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें इसे एक रीथिंक करना है और स्वदेशी तरीके से अगर इस चीजों को करेंगे, खेती को भी करेंगे, तो मुझे लगता है एक रोजगार के अलग तरह के जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे लोगों को। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं स्वदेशी स्टार्टअप के लिए। मैं स्टार्टअप पे विशेष कर बात करना चाहता हूं और जो अब लोग हैं उस पे जरूर ध्यान दें। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, की जा सकती है और एक नया आयाम भी मिलेगा और एक नए अवसर भी भारत के इंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा। दूसरी बात जो मैं एक ऐड करना चाहता हूं इसमें कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टेज को देखेंगे तो जो हम इंपोर्ट पे आधारित चीजों पे दूसरे देशों पे आधारित निर्भर होते चले गए खेती के लिए, ये इस कम से कम ये सेकेंड रिवोल्यूशन मैं मान रहा हूं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये एक ऐसा बदलाव है जो हमें 100 साल तक हमारे लिए और हमारे बच्चों पे और हमारे जो रोजगार के अवसर है इस पे पड़ने वाला है। तो हमें इसमें जरूर ये चिंता करनी चाहिए, जरूर हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो बदलाव है वो भारतीयता के ऊपर हो और भारतीयता जो भारतीय रिसोर्सेस हैं, जो हमारे देश के रिसोर्सेस हैं, इसी पे ही बदलाव और कृषि की जो व्यवस्था है वो डिपेंड हो। अब आप देखेंगे जैसे यानी हम जब बात करते हैं अभी सॉइललेस फार्मिंग या एग्रीकल्चर में नए नए रिसर्च की बात करते हैं, तो सारे जो रिसोर्सेस हैं वो आप देखेंगे बाहर से लाने की ही बात हो रही है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर में
रिसर्च हो रहा है, वो रिसर्च ज्यादातर विदेशों में जो हो रहा है उसके ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। जबकि अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात ही करेंगे तो अगर आज के डेट में त्यागी जी जैसे किसान हैं जो कि बिल्कुल उत्पादकता कम नहीं हो रही है जैविक खेती में भी, प्राकृतिक खेती में भी, तो ये तो संभव पहले से भी था। अगर हम इस तरह से ध्यान देते तो भारत आज इस चीजों में लीडर होता। जिस जिस आज हम फॉलोअर हैं हमारी एग्रीकल्चर में, जैसे हर साल क्या होता है कि फर्टिलाइजर की जो इंपोर्ट सब्सिडी इंपोर्ट का वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब डीएपी है पूरा का पूरा हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं, हमारे यहाँ कम। यूरिया में तो चलिए हम थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में आए हैं, लेकिन ये सब मुझे लगता है प्राकृतिक और जैविक तरीके से भी हो सकता है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। इसके मार्केटिंग, अब एक समस्या और आती है जैविक कृषि में, कैसे रोजगार को देखना है। हर सेक्टर में, हर जगह पे मुझे लगता है एक कुछ इंटरप्रेन्योर्स को भी जुड़ना चाहिए और मार्केट क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता। आज भी ऐसी स्थिति है कि हम जो शहर में खरीदने वाले लोग हैं उनको सही सामान नहीं मिल पाता है और जो उत्पादन करने वाले हैं जैविक, उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गैप है जिसको पूरा इंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। और जो नए हमारे युवा हैं नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें इंटरप्रेन्योरशिप में और तरीकों को उपयोग करके, इसको करने से दोनों की आय बढ़ेगी। पहले तो किसान जो है आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इसलिए कर तो रहे हैं, काफी कुछ बातें बहुत कुछ हो रही है, लेकिन उनकी आय में जो अभी वो गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई है, उसका कारण ये है कि कनेक्ट नहीं हो पाया। इस कनेक्ट पे अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है भारत में आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत सक्षम कदम होगा, जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर जो है, नए युवा जो टेक्नोलॉजी, जैसे अब बहुत सारे युवा हैं खेत में काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो वो फार्मर और बायर जो है उसके बीच में कनेक्ट का काम कर सकते हैं और इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं होने वाली है। दूसरा, जो बीज और फर्टिलाइजर्स है, अभी लोग नई नई कृषि में, जैसे अभी ब्लैक राइस और ब्लैक व्हीट, बहुत सारे कलरफुल चीजों का बहुत डिमांड होने लगा है, लोग खोजते हैं। मुझे तो ये ब्लैक व्हीट के पता नहीं उसका क्या कारण हो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सीड कहाँ मिलेगा, या ऑर्गेनिक सीड कहाँ मिलेगा। पहले ऐसा नहीं पूछते थे लोग कि सीड कहाँ मिलेगा, अब ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक सीड कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए ऑर्गेनिक तरीके से, सब जो भी अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लेवल से भी, छोटी छोटी चीजों में भी, जैसे ऑर्गेनिक सीड है, अब बड़ी कंपनियां हाइब्रिड सीड तो बहुत सारी बना रही है, उससे टक्कर लेना तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप अगर छोटे लेवल पे भी प्राकृतिक तरीके से त्यागी जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेके, उनसे सीख के, और अगर ऐसा करेंगे तो वहां भी रोजगार की संभावनाएं जरूर सृजित होगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। और यही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब जो पॉजिटिव लोग, सोचने वाले लोग हैं, भारत के लिए सोचने वाले लोग हैं, इनकी भी आकांक्षा यही है कि भारत के जो युवा हैं उनके दोनों सब हाथ को काम मिले, सब खेत को पानी मिले, सबको सबको रोजगार मिले, सबका, यानी सर्व, हम पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक हमारी ही विचारधारा और हम ही सब लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, यानी सबका सुख, सबका भला चाहते हैं और सबको की निरोग काया चाहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बातें कर रहा था त्यागी जी के बारे में कि जैविक खेती इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट डालती है। भले ही कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं हुआ हो या हुआ हो, लोगों ने, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जरूर इम्यूनिटी पे असर डालती है। अभी तुरंत की बात है ना कि इनके यहाँ विजिट करने जो 3 लोग गए, वो वो लोग पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन इनके यहाँ जो लोग थे वो, उन लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो खाने की व्यवस्था है, जो कृषि की व्यवस्था है, ये इस पे प्रभाव डाल रही है और इसका सिस्टमेटिक स्टडी भी होना चाहिए, इसके जो प्रकाशित भी होने चाहिए और सब लोगों को वोकल होके बोलना भी चाहिए कि ये चीजें जो है इस तरह से। अब स्वास्थ्य का ही बजट देखिए, अगर खाने में बदलाव लाने से अगर हमारे हेल्थ केयर पे खर्चा कम हो जा रहा है, तो लोग
पीपल आर रेडी टू पे फॉर फूड। फूड में आप कितना भी अभी अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा भी लेंगे तो लोग पे करने को तैयार है, क्योंकि उनके पास उसमें बजट है। आज भी हम अगर देखते हैं घर के सब ओवरऑल बजट को देखेंगे तो सबसे कम खर्च जो है वो खाने पीने में ही है। तो वहां पे और किसान सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। तो वहां अगर कुछ बदलाव, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ वेरिएशंस के साथ, जैसे अब न्यूट्रासिटिकल की बात हो रही है, जहां पे कलरफुल चीजों की बात हो रही है, एंथोसाइनिन रिच, बीटा कैरोटीन रिच, ऐसी चीजों की बात हो रही है। तो इसमें अगर ऑर्गेनिक उत्पाद को जैविकता को जैविक तरह से उगाया जाए तो कुछ लोग रोजगार में भी आएंगे, कुछ किसान की आय भी बढ़ेगी। और खाने में लोग जो मेट्रो में जिनके पास मुझे लगता है कि जो एक लेवल से कमा रहे हैं वो लोग यहाँ पे खर्च करने को तैयार है, बस उनको प्रोडक्ट देने की जरूरत है। और जरूरत ये है कि वहां उन तक सही चीज सही रेट पे पहुंचे और किसान से भी कनेक्ट बनाया जाए। मुझे लगता है कि मैं जो व्यवसायिक कंसर्न है और जो स्टार्टअप के कंसर्न है, स्टार्टअप में और भी लोग जो नए स्टार्टअप है उस उनको इन क्षेत्र में आना चाहिए। ये असीम संभावनाएं हैं और कुछ कनेक्ट करने से ही बहुत कुछ मिल सकता है। मैं भी इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहा हूं और मैंने भी कोशिश की है कि कुछ फार्मर के साथ जुड़ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरू से ही मैं काम कर रहा था। जितनी डिफिकल्टीज आई हमने एड्रेस किया, हमने लोगों को बताया और मुझे लगता है कि सरकार ने उसको सुना भी। और आज एक ऐसा कानून आया है जो इन सब बाधाओं को दूर करता है। इन सब जो जैविक खेती की मुख्य बाधाएं थी उसको दूर कर रहा है ये कानून भी। तो हमें लगता है इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए और आगे ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स को क्या चिंता थी, हम जैविक तो उत्पादन कर लेंगे, उनके पास ना नॉलेज की कमी है ना करने के लिए कोई कमी है। वो इसलिए डरते थे कि अगर पैसा तो लगा दिया जाएगा खेत में हमारी उपज भी हो जाएगी, लेकिन इसके खरीदार कौन होंगे, ये कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं ऐसे, और कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो और किसान के पास स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो समय से बिकना भी जरूरी होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा और उसको फ्रिक्वेंटली वो किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान आश्वस्त रहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही बिकेगा और उस भाव पे बिकेगा या उस समय पे बिकेगा जिससे वो अपने पीछे की जो बैक हैंड के जितने प्लानिंग है वो कर पाएगा। और मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है राष्ट्रीय सहारा में, इससे पहले कृषि जैव विविधता पे भी लिखा है कि जैविक करने के साथ साथ विविधताएं भी आएंगी। बहुत सारे ऐसे फसल हैं भारत में, मैं बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण ही भारत में इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें मैं आपको एक सलाद के लिए मैं लेट्यूस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लेट्यूस भारत में नहीं हुआ करता था बहुत फ्रिक्वेंटली, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होटल इंडस्ट्रीज ने इसको खरीदना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इसकी खेती शुरू कर दी। इसी तरह से स्टीविया है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो यानी आए हैं फिर से। आप देखेंगे कि नए नए इंटरप्रेन्योर्स और जो कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये स्टार्टअप की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि मैं अभी वही बता रहा था कि मैं पीनास जनरल में एक अभी वो पेपर पब्लिश हुआ था। उनका ये कंसर्न था अगर राइस से डिपेंडेंसी, सिर्फ चावल से डिपेंडेंसी हमने अपने देश में कम किया, भारत ने कम किया, तो 12% 12% तक हम एनर्जी कंजप्शन जो हम अपने फार्म सिस्टम में कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। 13% तक कार्बन उत्सर्जन जो होता है उससे हम छुटकारा पा सकेंगे। 75% तक पानी को बचा सकते हैं। आज पानी सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए अगर हम सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स, मोटे अनाज पे भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन शुरू करेंगे तो 75% पानी को बचा सकते हैं। हर प्लेट में 1 से 5 ग्राम प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, आयरन को 49% तक ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है तभी संभव होगी जब नए नए युवा इसमें आएंगे, नए नए रोजगार के अवसर आएंगे, जैविक होगा। तो ये सब चीजें जब होगी तो भारत आत्मनिर्भर होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज मैं सुनने के लिए ही मनीष जी को बोला कि आज मुझे फिर सुनने दिया जाए,
और मैं सुन के सीखता हूँ आप लोगों से। और आप तीनों लोग तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और आपने तो त्यागी जी ने तो इसको जिया है और जैविक खेती को जिया, तो इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। आज का जो विषय है, त्यागी जी से बेहतर शायद मुझे लगता है कि प्रकाश डालना कोई नहीं डाल सकता है। तो हम उनको सुने ज्यादा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुंदन जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। और जैसे बोला कि जैविक खेती के बारे में जो अपने आज के जो वक्ता हैं आदरणीय भरत भूषण जी, उनसे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सही कहा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि समय की कहीं मैं व्यस्त हो अपना। तो मैं आज के जो अपने दूसरे वक्ता हैं आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर भरत भूषण त्यागी जी को आमंत्रित करते हैं। को प्रणाम करता हूं। और अभी जो कुंदन जी ने जो बात रखी है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि देश में यदि इस तरीके से नवयुग जो बहुत जो युवा वर्ग है, यदि वो अपनी जिसको कहते हैं कि मानसिकता को प्रखरता की ओर ले जाएंगे, तो हम लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखने का मौका मिलेगा जिसकी हम लोगों को प्यास है। मैं जैविक खेती के संदर्भ में इसको अलग अलग नामों से इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कोई जैविक बोलते हैं तो कोई प्राकृतिक बोलते हैं, और भी कुछ चीज़ जुड़ जाती हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इसको भी आज हम बिल्कुल ठीक कर लें कि खेती का चाहे कुछ भी हम नाम रखें, लेकिन प्रकृति के साथ उसकी वास्तविकता को समझकर जीना ही खेती है। इसके अलावा खेती की कोई परिभाषा नहीं निकलती। परिभाषा यही है कि प्रकृति अपने आप में एक स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है, उसको आदमी ने नहीं बनाया है। उस व्यवस्था को हमें समझना है और उस व्यवस्था के साथ जीना है। मेरा यहाँ एक निवेदन है कि यहाँ पर मैं 3 शब्दों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक समझना है, सीखना है और करना है। इन तीनों क्रियाओं के पीछे जब हम केवल समझने की ओर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हमारे अंदर एक विशेष क्रिया होती है। वह क्रिया का प्रभाव हमारी मानसिकता, हमारा विचार और हमारी इच्छाओं का एक संयुक्त रूप है। हम आदिकाल से भी यदि जितने भी शास्त्रों का वर्णन करते हैं, जितने भी वाङ्मयों का अध्ययन करते हैं, उसमें खास तौर से 3 चीज़ें हमको मिलती हैं। मानसिकता क्या है, विचार कैसा है और इच्छाएं किस तरीके से उभरी और उनको पूरा करने का प्रयास कैसे हुआ। और इसी आधार पर यदि और बारीकी से देखते हैं तो अध्ययन, शोध और अनुसंधान की दृष्टि से मनुष्य के अंदर यही पूंजी है ताकि वो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही समाधानत्मक विकल्प खोज ले। इसलिए खेती विशेषज्ञता का भी विषय नहीं है। इस समय हम सभी के लिए साथ साथ जीने का और साथ साथ कुछ आगे वाली पीढ़ी को सौंपने का एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में मुझ जैसे छोटे से किसान को एक अवसर मिला और उसमें आप लोग इतना स्नेह और इतना सम्मान मुझे देते हैं, तो मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ और इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे विशेषज्ञ कहकर अपनी बिरादरी से बाहर ना करें। मैं आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ और आपके साथ रहूँगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि विशेषज्ञता बहुत ज़्यादा एक और गंभीर और गहराई से एक मुद्दा होता है और वो विज्ञान की धरोहर है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं तो एक प्रयोगकार किसान हूँ और आप सब लोगों से सुनकर, देखकर जो मुझे अच्छा लगा उसको बेहतर तरीके से प्रयोग किया और सारा अध्ययन जो है प्रकृति का किया। मैं कुछ एक गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमको खेती के लिए प्राकृतिक अनुसंधान को बारीकी से देखना होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि दुनिया में कृषि क्षेत्र में जो अनुसंधान है वो अभी प्राकृतिक व्यवस्था का नहीं हुआ है, बल्कि प्राकृतिक घटनाक्रम का हुआ है और परिस्थितियों का हुआ है। जैसे जैसे परिस्थिति और घटनाक्रम मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता रहा, मनुष्य ने उसके साथ अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ जीने के जो तरीके खोजे, उसमें जो खेती का प्रारूप निकल कर आया है वो आज हमारे सामने है। हम इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं और उनको नमन करते हैं।
लेकिन आज इस वर्तमान में उस पुराने इतिहास को दोहराने से बहुत ज़्यादा विकल्प स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमें इसी आधुनिक समय में हमको नए तरीके से प्रकृति की व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और मुझे इसमें विज्ञान का छात्र होने के नाते काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी हुई। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन करते समय जब बारीकी से मैंने परमाणु के विकास क्रम और व्यवस्था को समझने की कोशिश की तो पता लगा कि परमाणु ही व्यवस्था के क्रम में अणु रचना में जाते हैं और अणु रचना भौतिक और रासायनिक क्रिया के रूप में प्रकृति पर विद्यमान है। भौतिक क्रिया का मतलब है कि वहां पर एक रचना सूत्र बन जाता है। किसी भी इकाई के प्रमाणित होने के लिए, उसकी परंपरा को बने रहने के लिए, चाहे वो मिट्टी पदार्थ अवस्था है, चाहे वो कोई पेड़ पौधा है, चाहे कोई वो जीव जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, उसके लिए जो भी एक पर्याप्त रचना का जो सूत्र है वो पहले से उसमें बन जाता है। और फिर उसी क्रम में रासायनिक रचना जब आगे बढ़ती है तो यौगिक क्रिया के माध्यम से उसमें पुष्टि तत्व बन जाता है। पुष्टि तत्व का मतलब इतना ही है कि हर इकाई अपनी परंपरा में प्रमाणित होने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसका मूल प्रयोजन जो है वो व्यवस्था में भागीदारी है। तो अंत में सहअस्तित्व का एक छोटा सा सूत्र निकलता है कि धरती पर प्रत्येक इकाई अपनी व्यवस्था में है और वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह करती है। इस आधार पर मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि दुनिया में किसी के साथ भी विरोध करने का, प्रतिक्रिया करने का, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखने का मेरी प्रवृत्ति अपने आप ही स्वतः खत्म हो गई और मैं बहुत ही सहज जिंदगी जीने लगा। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही जिसको मेरा मन बना कि मैं आप लोगों के साथ में जरूर कहूँ, क्योंकि मनुष्य के अंदर अपना जो अंतर्द्वंद है वो अपनी ही स्वभाव और अपनी ही प्रवृत्ति के बीच में है। प्रवृत्ति का मतलब है जो हम सुनकर, देखकर, पढ़कर जिन चीजों को स्वीकार लेते हैं, उनको जांच नहीं पाते हैं, उनको जी नहीं पाते हैं, तो वो हमारे पास सूचना के रूप में रखी रहती हैं। और स्वभाव वह है कि जिसके अंदर मेरा प्रयोजन, मेरा विचार, मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाशीलता जिसको पाने के लिए प्रयास करती रहती है। जैसे यदि मैं सुख से जीना चाहता हूँ तो मेरे जीने का हर विचार सुख के लिए ही, सुख की खोज में ही रहता है, सारी इच्छाएं सुख के लिए ही होती हैं। तो फिर सुख क्या है ये समझने की जरूरत थी। तो आज मैं उस विषय में तो नहीं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा, लेकिन चूंकि खेती का जिक्र है और कुंदन भाई जैसे मेधावी लोग हमारे बीच में हैं जिनको मैं अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं और अपने सभी अन्य मनीषी साथियों को भी जिनके दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि भारत में कृषि अनुसंधान और शोध के नए आयाम अब खुलने की ज़रूरत है और उसमें आप लोगों की भूमिका है। क्योंकि हम तो किसान हैं, खेती करने में हमसे जो निकलेगा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 4 महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनको जोड़कर हम खेती में सफल होंगे और दुनिया के सामने एक रास्ता रखेंगे। वो 4 हैं: अनुसंधान का पूरा होना, शोध का व्यवहारिक होना और कृषि का आचरण से जुड़ना और नीतियों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ना। तो जब नीति अपने लक्ष्य को पाएगी, जब शिक्षा अपने लक्ष्य को पाएगी, जब शोध अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ेगी और अनुसंधान पूरा होगा, तो वास्तव में भारत दुनिया को एक प्रेरणा देने के लिए सबसे आगे आएगा। और यही भारत की आत्मनिर्भरता की खूबसूरती है और पहले से भी ऋषियों की ये परंपरा रही है। तो हम सभी को एक साझा सौभाग्य मिला है जिसके आधार पर हम फिर एक नए इतिहास को दोहराएं, ताकि जो दुनिया में व्यापार की नीतियों को लेकर जो बहुत बड़े तांडव हो रहे हैं, ना किसी को धरती की परवाह है, ना किसी के स्वास्थ्य की परवाह है, ना किसी को जैव विविधता की है, ना किसी को जमीन की है और केवल पैसे की है। सभी पैसे के पीछे बहुत बड़ा जो पागलपन हुआ है उससे कैसे हम बचेंगे, इसकी प्रेरणा के लिए मैं आज अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखने के लिए तैयार हुआ और मुझे बहुत खुशी है। मैं सिन्हा जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने फिर मुझे कुछ नए तपस्वियों का और कुछ नए मनुष्यों के दर्शन कराए हैं और मेरे अंतःकरण से यही बात बार बार निकल रही है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द एक विश्वास के साथ आपके साथ मैत्री पूर्वक
हम सब की एक साझा पूंजी बने और साझा एक रास्ता निकले, ताकि हम कृषि को एक नया आयाम दें। यहाँ से मैं दूसरा निवेदन आपके साथ करना चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र में जब हम किसानों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको दो जगह गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। एक तो किसानों की मानसिकता क्या है। अभी विगत 3-4 वर्षों में बहुत गहरे अध्ययन के साथ मुझे पता लगा कि किसानों की मानसिकता में 3 बहुत ही गहरे बिंदु जड़ कर गए हैं, और जिनके लिए उनको साथ बहुत चर्चा करने की जरूरत है। पहला बिंदु है कि किसान केवल अपने को उत्पादक मानता है, उससे आगे के रास्ते उसने अपने बंद कर लिए हैं। वो केवल सारी लागत जो ढूंढता है, तरीके जो ढूंढता है, अपनी आमदनी को बढ़ाने के नहीं ढूंढता, बल्कि केवल उत्पादन को बढ़ाने के ढूंढता है। तो वो उत्पादक से आमदनी की तरफ कैसे बढ़े, उसके अंदर व्यावसायिक प्रवृत्ति का उदय कैसे हो, ये पूरे देश के लिए चुनौती है। और कृषि क्षेत्र में जितना भी रिसोर्स पर्सन है, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाए, क्योंकि मानसिकता में परिवर्तन के बिना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। दूसरा मामला है कि मैंने अध्ययन करने से पता लगा कि भारत में कृषि क्षेत्र में कोई भी किसान अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब नहीं लिखता है, इसलिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी की संभावना नहीं है, जिसके कारण व्यापार के द्वारा भरपूर शोषण हुआ और आज तक हम उन्हीं चीजों को झेल रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि कृषि का शिक्षा के साथ कोई लगाव नहीं रहा, और बल्कि गांव में आज भी ये परंपरा बनी हुई है कि कृषि के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और जो कृषि भी जिन लोगों ने पढ़ी थी, वो कृषि पढ़ने वाले लोग भी नौकरी की तरफ ही गए, खेती की तरफ कोई नहीं आया। इसलिए ये 3 गहरे चिंता के विषय हैं, जो हमको प्रशिक्षण और अध्ययन कराए जाने की दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि एक बड़ी मानसिकता गांव में बनी है कि जिसके आधार पर हम लागत के आधार पर खेती करने लगे हैं, और अब जो भी प्राकृतिक तरीके और जैविक तरीके बताए जा रहे हैं, वो लागत के नाम पर ही बताए जा रहे हैं। और कुंदन जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपकी लंबी आयु हो और यशस्वी हो। क्योंकि जिन तरीकों को हम जैविक खेती के नाम पर या प्राकृतिक खेती के नाम पर भी लागत के नाम से जोड़कर किसानों को बताएंगे, या वो उनको कंपनी तैयार करेंगे, या कहीं से भी उनका कोई घटक तैयार होगा, वो तरीके ही प्रकृति के विरोध में जाएंगे। वो प्रकृति की व्यवस्था के पूरे विरोध में रहते हैं। क्योंकि सहअस्तित्व का सिद्धांत ये कहता है कि जमीन अपने लिए कल्चर और जमीन अपने लिए खाद खुद बनाती है। जमीन की जैव विविधता ही इसका मूल कारण है, और बीज सूत्र और जमीन की संरचना के आधार पर ही पुष्टि धर्म सुनिश्चित होता है। जिसलिए नैसर्गिकता के साथ जमीन वहां पर उन्हीं वनस्पतियों को पैदा करती है, और उन्हीं वनस्पतियों के साथ साथ वहां के जीव जंतु और मनुष्य के शरीर के लिए वहां उपयुक्त भोजन रहता है। तो जब हम इतनी गहराई तक प्रकृति को देख सकते हैं, और जो प्रकृति की खुली किताब हमारे सामने है, तो हम जो ये पूरा कल्चर के नाम पर और या इनपुट्स के नाम पर, फर्टिलाइजर के नाम पर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या कंट्रोल भी शब्द कहें उनका, या बूस्टर कहें या कुछ भी कहें, ये सारे के सारे धोखे हैं। हमको किसानों को एक नए अध्याय को देना होगा, और जिसमें 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि सहअस्तित्व को समझना, दूसरा जैव विविधता को समझना, तीसरा उत्पादन के घनत्व को समझना, और चौथा नैसर्गिक संतुलन को समझना। इन चीजों में समझने से किसान दूरी को जब समझने जाता है, तो वो पौधों के विस्तार को देखने लगता है, और विस्तार दिखता है तो उत्पादन दिखता है, उत्पादन दिखता है तो बीज की मात्रा भी सुनिश्चित हुई और उत्पादन की मात्रा भी सुनिश्चित हुई। इसी आधार पर समय को देखने से उसके गणितीय आकलन की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम महीने याद नहीं रहते, बल्कि हमको ऋतु संतुलन ध्यान में रहता है। इसलिए अगेती पछेती फसलें, अगेती पछेती बिजाई से दूर होकर हम फसलों को सही समय देते हैं। मैंने अपने यहाँ देखा कि काले चावल का उत्पादन के लिए जो चावल हम मई के महीने में लगाते हैं, वो 2.5 से 3 कुंटल की पैदावार आसानी से देता है। लेकिन यदि हम उसको आधुनिक खेती के समानांतर जुलाई में लगाते हैं, तो उस पर ठंडा आने की वजह से उस पर फल ही नहीं बनता। कारण क्या है कि उसको पकने के लिए 140 से 50 दिन की जरूरत है, और हम उसको 100 दिन देना चाहते हैं। इससे क्या हो गया कि उसने अपना पोषण ही खो दिया, अपनी परंपरा ही खो दी। तो ये जो गहरे मुद्दे हैं,
कि उत्पादन मात्रा एक अलग चीज है और उत्पादन को गुणवत्ता युक्त भी रखें और मात्रा में भी रखें, और हम उसको तीसरा है कि अर्थव्यवस्था में भी रखें, क्योंकि आत्मनिर्भरता वो एक स्वायत्ता है, एक स्वतंत्रता है, एक स्वराज्य है, एक ऐसी कड़ी है कि जिसमें हर एक आदमी का वर्चस्व भी, उसका साझा वर्चस्व भी, और उस देश दुनिया के साथ भी बहुत मजबूती के साथ, समृद्धि के साथ जी सके, यही आत्मनिर्भरता है। तो वो तनमन धन के रूप में ही होती है। तो तनमन धन का सदुपयोग करने का जो पूरा अवसर खेती में मिलता है, इसके लिए मैंने एक व्यवहारिक सूत्र की बात आपके सामने रखी। और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम और गंभीरता से किसानों के साथ काम करें, तो जो अभी कुंदन भाई ने जो एक इशारा किया था कि खेती केवल उत्पादन नहीं है, बल्कि गुणात्मक रूप में आमदनी बढ़ाए जाने के क्या क्या तरीके और खेती के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि हम खेती को समझकर करते हैं तो बिना किसी लागत के हमारी आमदनी में ही गुणात्मक वृद्धि होती है और उत्पादन में भी गुणात्मक वृद्धि होती है। और अभी मैं गुणवत्ता के स्तर पर उसको नहीं जांचा हूं, लेकिन ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि उसमें गुणात्मक वृद्धि भी गुणात्मकता के साथ में होती है, अर्थात उन चीजों में जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तत्वों की जरूरत है वो उसमें पर्याप्त मात्रा है। तो जैविक खेती का उत्पादन यदि देश में खड़ा होता है तो अनेक कंपनियों के द्वारा जो भारत में सप्लीमेंट फूड के नाम से दुनिया भर का एक व्यापार हो रहा है, उसकी भी यहाँ से वो भी खत्म होगा, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट आगे चल के कोई बहुत बुरे आएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि जो कोरोना संकट काल में हमने देखा है कि जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में जो ताकत रहती है, जो उसकी जो मजबूती है, वो जैविक उत्पादन को खाने से बराबर बनी रहती है। इसको हमने अनेक कई साथियों के साथ में प्रयोग करके देखा है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जैविक उत्पादन हो, लेकिन उस उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किसानों की जिम्मेदारी के आधार पर सर्टिफिकेशन प्रणाली हो, अर्थात किसान किसी भी इंस्पेक्टर राज में ना फंसे, बल्कि एक्रीडिटेशन का सारा काम अपनी जिम्मेदारी पर लें और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को बारीकी से समझें। और तीसरा, उसके प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी, जो मूल संवर्धन की जिम्मेदारी है, जो आज बहुत बड़े स्टार्टअप के रूप में देश में खड़ा हुआ है। तो यदि आप इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोई स्टार्टअप की आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम भी 20-22 ट्रेड पर तो मैं अकेला किसान काम करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में 20-22 ट्रेड, खेती करने से पहले, खेती करने के बाद में, अनेक चीजों को पैदा करने के बाद में उनकी प्रोसेसिंग, उनका पैकेजिंग और उनके सदुपयोग, उनको खाने की तरफ ले जाना, उनको औषधि की तरफ ले जाना। और इतना बड़ा विस्तार क्षेत्र है ये कि देश में जितनी भी बेरोजगारी है, देश में जितना भी कुपोषण है, देश में जितना भी अर्थतंत्र की टूटन है, बस मेरा निवेदन आपसे ये है कि क्यों नहीं, किन कारणों से अभी हम एक मत हो पा रहे हैं, हाँ, हमारा ध्यान कहीं टुकड़ों में इधर उधर ना बटे, बल्कि ताकत के साथ में सरकार के कुछ उपक्रमों को, कुछ विश्वविद्यालयों को, कुछ आईआईटियों को, कुछ बड़े इंस्टीट्यूटों को, आप जैसे लोग यदि इसमें ध्यानपूर्वक इस सारे मुद्दे पर गहरी चर्चा करेंगे, तो मैं अंत में उत्पादन के प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रोसेसिंग और बाजार व्यवस्था को एकीकृत करते हुए मैं आपसे अंत में एक गंभीर निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमने जो अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है उसको हम भी छोटा मोटा लिख देंगे, लेकिन मेरा कभी भी किताब लिखने का मन नहीं करता। कारण क्या है कि वांग में कभी भी प्रेरणा नहीं होती, प्रमाण नहीं होता, वो तो एक तरीके से लिखित दस्तावेज है। लेकिन प्रेरणा और प्रमाण जो मिलता है वो सही मायने में उन चीजों से मिलता है जिनके पीछे बहुत गहरी सच्चाई हो और जिनके पीछे बहुत सारा पराक्रम हो। तो इसलिए एक साझे पराक्रम के रूप में मैं चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए मनीषी हैं, जो आईआईटी से जुड़े हुए मनीषी हैं, जो यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए मनीषी हैं, इन सारे मुद्दों पर एक बार बैठें और किस प्रकार से प्राकृतिक व्यवस्था का एक सटीक अनुसंधान हम अपने कृषि क्षेत्र को दें, और जिसमें परिभाषा भी सुनिश्चित हो, जिसमें उसका सिलेबस और कंटेंट भी सुनिश्चित हो, और जिसमें क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से एप्लीकेशन, उनका मैकेनाइजेशन, उनके लिए इनपुट्स
और उनके लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है, सीड मटेरियल है, उस तरीके की चीज हम पूरे देश को दे सकें तो बहुत बड़ा उपकार होगा। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये बड़ा साधुवाद है कि यदि इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा तो हम अपनी अपनी विशेषज्ञता को छोड़कर, हाँ, हम एक सामान्य जन के रूप में, एक साथी मित्रता के रूप में भारत को एक अनुसंधान के रूप में, खेती के अनुसंधान के रूप में एक नया आयाम दें। और इसी भाव के साथ में मैंने आज आपसे बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैंने अपने मन की बात भी आज दिल खोल कर आपसे इसलिए की है कि अब आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा। क्योंकि देश ने भी सम्मान दिया, बाहर से भी बराबर सम्मान मिलते रहते हैं, पर सम्मान कभी कभी अभी अपने व्यक्तित्व को नहीं छू पा रहे हैं। जितना स्नेह आपका मुझे छूता है, जितनी मित्रता आपकी छूती है, उतना सम्मान मुझको नहीं छू पा रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि नियति हम लोगों से कुछ और कराना चाहती है और हम 2 कदम आगे बढ़ें और इस देश में प्रतिक्रियाओं से दूर होकर, विरोध से दूर होकर, संघर्ष से दूर होकर उस मैत्री भाव की कामना जो ऋषि मित्र भाव के रूप में विश्व मित्र है। अब हम उन शब्दों को जब बार बार दोहराते हैं तो कैसे किसी व्यक्ति ने कल्पना की होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो विश्व का मित्र बन जाए। तो क्यों ना उस कल्पनाओं के आधार पर हम अकेले तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सबके साथ में मिलकर मुझे ये साकार होता हुआ दिखता है और उपकार भाव से हम आगे बढ़ें। मैं आप सभी के प्रति अपने मैंने जो बात रखी है पूरे विश्वास के साथ रखी है, वो बात आपके दिल को छुए, हम लोग मित्रता के साथ आगे बढ़ें और खेती को एक नया आयाम दें। ऐसी बात के साथ में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और सम्मान करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय द्वारा बहुत ही सुंदर व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला है। और क्या है, आपने 4 नीति के बारे में जिक्र किया है कि अनुसंधान, पूरा अनुसंधान, शोध, कृषि नीति, और वो ये बहुत सही कहा आपने। और फिर किसानों की मानसिकता के बारे में आपने बताया, कई सारी चीजों को आपने बताया कि किसान केवल अपने उत्पादक पे कभी चर्चा नहीं करता। दूसरा, जो व्यय है ना, व्यय निर्लिप्तता, कितना खर्च हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना क्या हुआ, तो उससे ना पता नहीं चल पाता क्या है। फिर उसके बाद कृषि का जो है शिक्षा के साथ में ज्यादा तालमेल नहीं रह गया है। जो पढ़े लिखे लोग, जैसे आज हमारे आदरणीय कुंदन जी हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम है कि भैया हम कृषि में पढ़ाई भी किए और उसके एग्रीकल्चर में फिर उसी में हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कमी है। और मैं अभी कई सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है, तो उससे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विजय शंकर जी को आमंत्रित करूंगा। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, एक बार अनम्यूट कीजिए। श्रद्धेय पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी जी, आप चाहे जितना कहें कि आपको विशेषज्ञ ना कहें हम, लेकिन आप विशेषज्ञ से भी आगे हैं और बहुत प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर कुंदन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर कुंदन कुमार जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, मेरे प्रिय श्री मनीष सिन्हा जी जो आज के कार्यक्रम समन्वयक हैं। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत ही सक्रियता और बहुत ही प्रतिबद्धता चाहिए, और ये प्रतिबद्धता ऐसे संगठन से जुड़े होने पर ही आती है जिसका एक बहुत ही महान राष्ट्रीय इतिहास रहा हो। मैं 1 मिनट बस थोड़ा सा विषय से हट के बोलूंगा। 95 साल से अधिक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के लिए अपनी जितने भी उत्तरदायित्व हैं वो प्राय प्रत्येक क्षेत्र में पूरे कर रहा है।
दूर दराज के इलाकों में जाकर बहुत त्याग करके भी पूरे कर रहा है, और इससे जुड़े विविध संगठन भी उसी त्याग प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं। ये जो मंच है, इसके सह संपर्क प्रमुख के रूप में कमल जी, आदरणीय कमल जी, इसके संगठन को जिस दक्षता के साथ आत्मनिर्भर भारत के विषय को एक तरह से प्रचार क्रांति बनाने में सफल हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा का विषय है। क्योंकि जब तक आत्मनिर्भरता नहीं आती इतने महान, इतने विशाल राष्ट्र में, तब तक ये अपने पुराने आत्मगौरव को, विश्व गुरु वाले रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनिवार्य है। जहां तक आज का विषय है, मैं निश्चित रूप से सुनना चाहता था, और सुनकर सच में सुनना चाहता था, समझना चाहता था। जिसमें मैं मानता हूं कि मेरा बहुत लाभ हुआ है। मेरी स्वयं की जानकारी साधारण है लेकिन ईमानदार है। सामान्य समाज में बात करते हुए वो जानकारी मैंने पाई। जो जानकारी मेरी है वो 1-2 मिनट की है बस। रासायनिक खेती, जितना मैं जानता हूं और जितना मैंने सुना है, वो जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करती है और धीरे धीरे नष्ट करती है, और जो उससे फसल होती है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का नाश करती है और रोगों में वृद्धि करती है। जैविक, प्राकृतिक, परंपरागत जो खेती है, प्रयोग होने चाहिए निश्चित रूप से। हर चीज में प्रयोग होने चाहिए, और त्यागी जी प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रयोगों के लाभ हो रहे हैं, आगे हो रहे होंगे। सब लोग जानते हैं कि इसमें पैसा भी कम लगता है। जब पैसा कम लगता है तो महाजनों पर, सरकार पर, बैंकों पर जो निर्भरता है किसानों की, वो अपने आप ना के बराबर हो जाती है, कम हो जाती है। कम से कम जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो रंच मात्र भी कम नहीं होती है। जो खाद्यान्न है उसका स्तर बहुत बढ़िया रहता है। परंपरागत है, इसलिए ज्यादा भी वो हो सकती है, और उसका जो आज की तारीख में बाजार में मूल्य है वो भी 20 से 30% ज्यादा है। तो जैसा कि कहा कि उत्पादन में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसका जो मूल्य है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए। आज की तारीख में 20 से 30% ज्यादा उसका मूल्य है।
जो प्राकृतिक खेती है उसके प्रोत्साहन का अर्थ छोटे किसान को लाभ पहुंचाना है। इसका सीधा अर्थ छोटे और मध्यम किसान को लाभ पहुंचाने का सीधा अर्थ पर्यावरण और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना है प्राकृतिक खेती के जरिए। हर क्षेत्र में आर्थिक सहित हर स्तर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाना है। अगर हम प्राकृतिक खेती में नए नए प्रयोग करके उसको अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शंकर, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बातें रखी। मैं डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ, आज के जो मुख्य अतिथि दूसरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हमारे भ्राता। परम श्रद्धेय भारत भूषण त्यागी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी यहाँ पर व्यक्तित्व आए हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कुंदन सर, डॉक्टर कुंदन सर, डॉक्टर मिश्रा सर। और बहुत अच्छा आज का जो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पर वक्ता के रूप में आया था। मनीष जी से मेरी बात हो रही थी इसी विषय को लेकर, भारत भाग्य विधाता, इस विषय पर हमारी यहाँ पर चर्चा हुई थी। और आज जैविक खेती के ऊपर बात हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं भारत भाग्य विधाता से ही रिलेटेड है। एक किसान होता है जो गांव में बसता है, और एक किसान होता है वो शहर में बसता है। शहर में बसने वाला भी एक किसान ही है। वो भी चाहता है कि कुछ ना कुछ मैं छोटा सा जो मेरे पास, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ, वहां पे इंडोर प्लांट या ऐसा मैं कुछ लगा के मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। उसके भी दिमाग में वो बातें चलती रहती है, जो मेरा अनुभव रहा है। और इसी विषय पर मेरी कुछ दिन पहले ही, यानी कोरोना काल में ही इसी विषय पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमारा काम हो ही रहा था। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये जैविक खेती और इंडोर प्लांट की हम लोग घरों में ऐसे क्या कर सकते हैं ताकि हर एक घर में ऐसे प्लांट लगे। जैसे तुलसी हमारे यहाँ पहले से ही हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन अब नासा ने जो बताया है, नासा ने कुछ ट्री के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ये ट्री हम लगाते हैं अपने घरों में, ऐसे 6 ट्री के बारे में उन्होंने बताया जो स्टाइलिश भी है, मॉडर्न भी रहेगा, और हमारे घर के वातावरण को और जो टॉक्सिन जो वातावरण के अंदर जो विषाणु आ रहे हैं तो उसको भी वो निकालने का काम करेगा। जैसे है बॉस्टन फर्न, ये जो है नासा ने कुछ पेड़ के नाम दिए हुए हैं, ये हम घर में रख के, कोई भी घर में रख के इसको इस तरह से प्रदूषण को निकाल सकता है। बॉस्टन फर्न है। फिर उसके बाद है ड्रैगन ट्री है। और ये इनको कुछ ज्यादा रख रखाव की, इसको शायद एसी ट्री का भी दर्जा दिया गया है। इसे जब हम बाजार में जाते हैं नर्सरी में तो एसी ट्री बताया जाता है। रबर प्लांट को भी हम अपने घरों में लगाकर इस तरह की बम्बू पाम में जो हमारे जहाँ पर फेंग शुई या आप बता सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से भी बम्बू प्लांट रखना अच्छी बात किया गया है। पीस लिली जो है ये भी एक ट्री माना गया है। और स्पाइडर प्लांट, ये जो प्लांट है, ये 6 के 6 प्लांट है। ये हमारे नासा की तरफ से इसको बताया गया है कि ये घर में रखने से, इसमें और भी बहुत सारे प्लांट है जिस पर रिसर्च चल ही रहा है, ये रखने से शायद जो घर के अंदर जो शहरों में जो किसान रह रहे हैं, जो गार्डनिंग का जिसको शौकिया है, ये शौकिया किसान है, लेकिन ये भी अगर ऐसे पेड़ लगाते हैं घरों में। और जो स्टार्टअप की बात हो रही थी 13 मई को हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल का जो एक आगाज किया गया था, ये स्टार्टअप भी बन सकता है। और ऑलरेडी नेचर रोलिंग नाम की एक कंपनी है जो इस पर बहुत काम कर रही है, इस पर काफी उनका प्रयोग हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा, ये आज ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला हुआ है हमें। मैं त्यागी जी को फिर से, मैं सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला। जो दिमाग में जो मेरी बातें थी कि इसको किस तरह से स्टार्टअप लेके आया जाए। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है या किसानों को लेकर जो समस्या है कि कहीं ना कहीं अब एक टेक्नोलॉजी को साथ में लेना पड़ेगा
कि हम अपने ही जगह से, हम जहां पर भी रहते हैं, कि इस पेड़ को हम दूसरे जगह पे कुरियर के माध्यम से या कुछ और माध्यम से सामने वाले तक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपने कस्टमर तक पहुंचाया जाए। और जो घर पे, जैसे हाइड्रोपोनिक्स नाम का एक टेक्नोलॉजी आया हुआ है जिसमें जमीन की भी जरूरत नहीं, घर के अंदर ही पाइप लगा के हम वो खेती कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जिस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा बहुत इसमें मैं बहुत छोटा हूँ, कद में भी छोटा हूँ आप लोग से, और इतने बड़ी बड़ी व्यक्तियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप अगर ऐसे कोई ग्रीन बूस्टर जिसको हम कहते हैं, ग्रीन बूस्टर के माध्यम से या हर घर में इस तरह का पेड़ या हम लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, उसको हम जल्दी हासिल कर लेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक किसान जो है गांव में बसता है और एक किसान शहर में भी बसता है। जो भले ही वो अध्यापक है, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन घर पे आने के बाद उसे भी थोड़ा सुकून चाहिए। तो ऐसे पेड़ को वो अपने यहाँ पर लगाकर, और अपने यहाँ का जो वातावरण है, अगर जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे शहरों का जो वातावरण है, प्रदूषण लेवल बहुत हाई लेवल का हो गया है, तो वहाँ पे कम करने के लिए हम इस तरह के जो पेड़ को अगर हम अपने घरों में लगाते हैं और एक स्टार्टअप शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात पेड़ की नहीं हो रही, बात यहाँ पर स्टाइलिश की हो रही, कि अगर उनको हम थोड़ा मॉडर्नाइज कर देते हैं, थोड़ा सा नए तरीके से हम पेश करते हैं और थोड़ी मार्केटिंग स्किल सीख लेते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी स्किल सीख लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और जो हमारा अचीवमेंट है, जो हम साध्य करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ों से हम वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका कि ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया गया। त्यागी जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मिश्रा सर आपका धन्यवाद। और कुंदन सर बहुत बढ़िया आपने आज से सीखने को मिला मुझे। धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, आपने बहुत सही कहा कि एक किसान गांव में बसता है, एक किसान शहर में बसता है। तो बहुत हमारे साथ कई सारे आज बहुत प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं लेकिन जो लाइव प्रश्न पहले मैं उनको ले रहा हूँ। अंजलि भारद्वाज जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका जो प्रश्न है आप मुझे पूछें। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मेरा सर एक प्रश्न था जो मैंने अक्सर देखा है और सुना है कि अफीम की खेती कुछ लोग करते हैं जिसके कारण जमीन की उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है एक समय के पश्चात। तो क्या जैविक खेती के द्वारा ऐसी जिनकी उर्वरक शक्ति जो है कम हो चुकी है, उसमें कुछ सहायता मिल सकती है? और इसका सीधा सा उत्तर ये है कि जब भी हम कहीं पर एकल फसल प्रणाली या एक ही फसल को लगातार लंबे समय तक लगाएंगे, उससे जमीन की उर्वरता में क्षरण होता है। तो उसका विकल्प ये है कि उसके लिए जैविक खेती के तरीके भी अपनाएं और साथ साथ एक फसल की जगह उसके कोई सहयोगी फसल लगाने की कोशिश करें, और या फिर खेत को बदल बदल कर 2-3 साल के बाद में खेत बदल बदल कर खेती करें। तो इसके विकल्प निकालने होंगे। जैविक खेती से बहुत संभावना है, वो खेती बराबर बनी रहेगी और जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और है मेरा, अगर अनुमति हो तो। जी, अनुमति है मनीष जी? जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया था कि जो हमारे शहरों में भी हैं, तो मैं चाहूंगी प्रोफेसर साहब और सर हमें दोनों में से ही उत्तर दें कि शहरों में जिस प्रकार से खेती होती है, हम शहरों में शौक में पौधे लगाते तो हैं, लेकिन उनकी देखभाल उस तरीके से जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जैसे किसी में पिंक कलर आ जाता है या ब्लू होने लगते हैं, तो वो एक तरीके से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी कैसे देखभाल की जाए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस पर भी मैंने रिसर्च किया। ये बहुत सही सवाल इन्होंने पूछा है अंजलि जी ने। शहर का यही है प्रॉब्लम कि हम पेड़ तो लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो जो रख रखाव जो होना चाहिए, जैसे हमारे एक पुरुषोत्तम गुप्ता जी, जिनको अभी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब थे मुख्यमंत्री, उनके हाथों उनको पेड़ बाबा और एक मेडल के साथ उनको सम्मानित किया गया है।
वो क्या करते, कहीं पर भी जाते हैं, और वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, कहीं पर भी जाते एक पेड़ लगा के आ जाते। कोई बोलेंगे भाई वहां पर चलेंगे क्या, बोले हाँ चलूंगा, और जहां पर भी वो छोड़ते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को, वहीं पर एक पेड़ लगा के आ जाते। तो उनकी भी समस्या यही है कि वो पानी का जो देना है क्या है। तो इसी पर जो हमने रिसर्च किया था कि अभी एक कंपनी आई हुई है, कंपनी का नाम है लेजी गार्डनर। लेजी गार्डनर नाम की कंपनी ने एक ऐसा स्टिक बनाया हुआ है, जैसे ये पेंसिल जैसा उन्होंने बनाया हुआ है, जैविक की उन्होंने सारा गोबर वगैरह लेके, उसमें उन्होंने फार्मूला बताया नहीं क्या है, लेकिन इसी तरह का एक फार्मूला उन्होंने करके क्या करना है, जब भी पेड़ अगर मुरझाने लगते हैं, क्योंकि होता है अक्सर, क्योंकि कई हम बाहर चले जाते हैं, तो क्या करना है, इसको थोड़ा ब्रेक करके और जमीन में जो है गमले में इसको डाल देना है, और उसके बाद फिर से ये 2 महीने में ये डालते रहना है। इस तरह का उन्होंने कुछ बनाया हुआ है पर्यावरण को ध्यान में रख के। और ये स्टिक जैसे हम जमीन में डाल देते हैं, 2 महीने तक उसके लिए फिर से, वो पेड़ के लिए फिर से कुछ एक उसको संजीवनी मिल जाती है। 2 महीने तक फिर वो पेड़, 2 महीने के बाद फिर से हमें उसको ये करना है। ये स्पेशली जो हमारे जो शहर के किसान है, जिनको मैं शहर का किसान कहता हूँ, शहर के किसान के लिए बहुत अच्छा एक बोन है ये। अभी फिलहाल इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन आई होप्स कि बहुत जल्दी ये धीरे धीरे इसकी कीमत कम हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं, कि मैं देखता हूँ जब मैं जाता हूँ किसान, हमारे यहाँ किसान एग्जीबिशन लगते हैं, तो वहां पर ऐसे बॉटल को जो है ऐसा कुछ करके आके एक पॉइंटेड लगा देते हैं, और गमले में डाल के लोग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जा सकते हैं। तो ये सुविधा आ गई है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई? हाँ, कुंदन सर। में थोड़ा सा दे दिया जाए तो वाटर को रिस्टेट काफी दिन तक वो रखता है, जिससे प्लांट सूखेंगे नहीं। अगर पानी की कमी के कारण अगर कोई प्लांट मरता है तो वो बचेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य बीमारियां भी कुछ आती होगी, क्योंकि वो जो सर बोल रहे हैं ना, मोनोक्रॉपिंग, और जो शहर में और अलग तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सब भी डिजीज हो सकते हैं जिससे प्लांट को नुकसान होता होगा, तो उसके अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर पानी के कारण होता है तो एक है उषा हाइड्रोजेल के नाम से है, तो उसको अगर डाला जाए तो मुझे लगता है कि वाटर को वो रिस्टोर करके काफी दिन तक। मैं छोटा सा एक निवेदन करता हूँ। मूल रूप में शहर के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पौधों में ताप, दाब और नमी, गमले में हवा का संचार कितना है, नमी की मात्रा कितनी है, और पौधे के आवरण पर कितना प्रकाश आता है और ऊष्मा आती है, और कई बार गमला नीचे से कितना गर्म हो जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो काफी 80% से ज्यादा पौधों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, इसी में वो कामयाब हो जाते हैं। दूसरा, एक पौधे के साथ में दूसरा पौधा लगाकर भी, छोटा पौधा लगाकर भी हम वो काम कर सकते हैं जो वो लोग स्टिक के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि ये पौधों का एक सहयोगी कार्यक्रम है। तो ये छोटा छोटी बात समझने से आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। जी धन्यवाद अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक प्रश्न, आप सभी का। एक प्रश्न है विशाल कुमार सिंह जी का। अगर हम रासायनिक खेती करने के बाद उसी खेत में अगर जैविक खेती करते हैं तो क्या शुरुआती दौर में उत्पादकता प्रभावित होती है क्या? हाँ, उनको बताने की जरूरत है कि यदि समझ कर करेंगे तो पहले ही वर्ष में उनको पूरा उत्पादन मिलेगा। समझ कर नहीं करेंगे, किसी लागत के उस चक्कर में फंस जाएंगे तो उत्पादन गिर जाएगा। सीधे सीधे एक ही वर्ष के अंतर्गत जैविक खेती अपने ढंग से चल पड़ती है। कोई लागत की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कितनी फसलों को किसके साथ किस मौसम में कितनी दूरी पर लगाना है, इतनी सी बात है। जी, दूसरा प्रश्न है कि जैविक खेती के लिए जागरूकता ग्रामीण क्षेत्र तक अभी भी नहीं पहुंची है, और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर है तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण का अभाव है। बिल्कुल, ये आपने मेरे मन का सवाल पूछा है। प्रशिक्षण का अभाव नहीं है, बल्कि रिसोर्स पर्सन का अभाव है। प्रशिक्षण देने वाले लोगों का ही अभाव है। जी, आगे है जैविक खेती। ये अगर कोई जैविक खेती की शुरुआत करता है तो आरंभिक चरण के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरे लिए उसको यही सुझाव है कि वो अपने समझने पर और अपने मेहनत पर भरोसा कर ले।
और मात्र 2-3 घंटे का एक सेशन है। कभी भी या तो डायरेक्ट बात कर लेंगे, नहीं तो कोई ना कोई उसका तरीका बनाएंगे। खेती केवल समझने का काम है कि कीड़े बीमारियां कैसे नियंत्रित होते हैं, जमीन कैसे उर्वरक होती है, और खरपतवारों का नियंत्रण क्या है, उत्पादन कैसे ज्यादा बढ़ेगा। ये छोटी छोटी बातें समझने की। यह है, जमीनी स्तर पर प्राकृतिक खेती की जानकारी कैसे मिलेगी? जमीनी स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए आप लोग कभी भी हमारा नंबर नोट कर लेंगे और नंबर पर खूब बात करें, उनका दिल खोलकर बात करें। ये है अंकित आलोक जी, जैविक खेती को सफल बनाने के उपायों को समझाने की कृपा करें। खैर आपने जीरो तो क्या, इसमें कुछ ऐड करना है तो कर सकते। हाँ, सीधा सा एक ही काम है, केवल समझने पर आप ध्यान दे दें। ये काम समझने का है बस। ये एक विकास जैन जी का प्रश्न है। अब उधर राजा वाईफाई बंद हो गया। हाँ, क्या क्या जानना चाह रहे हैं? रिगार्डिंग फार्मिंग हाउ टू पॉसिबल डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फार्मर। तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये किसानों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? ये किसानों के जितने भी आजकल खेती के संकट हैं, चाहे तो आमदनी का है, स्वास्थ्य का है, जमीन की उर्वरता है, पानी का संकट है, डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है, या कोई भी इकोलॉजिकल डिसबैलेंसिंग है, सारी चीजों को पूरा करता है। आत्मनिर्भरता का सारा श्रेय इसी को जाता है। ये शर्मा जी हैं, जैविक खेती के द्वारा क्या उर्वरा शक्ति क्षीण हो चुकी है? जमीन पर खेती करने में सहायता मिल सकती है ऐसे? जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी आई है, लेकिन जैविक खेती जैसे ही आप शुरू करेंगे, मात्र 1 वर्ष के अंदर ही जमीन काफी रिकवर हो जाती है और 3 वर्ष में बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। जी। और भी प्रश्न है। मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम देवाचार्य जुड़े हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है कार्यक्रम में। एक और प्रश्न है, जिन्होंने आज तक खेती नहीं की हो लेकिन जैविक खेती करने की दुर्दम इच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए प्राथमिक स्वरूप जिन्होंने खेती नहीं की है उनके लिए समझ है। ऐसे लोग प्राथमिक स्वरूप में इसकी सहायता कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। और है, आज भारत के युवा जैविक खेती के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप शुरू करने पर प्रति और टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग जैविक खेती में प्रत्यक्ष रूप में कैसे हो, इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है, ठीक है। लगता है 1 मिनट आ रही है, आवाज आ रही है सर। लगता है भूषण जी भाई सब डिस्कनेक्ट हो गए, कोई नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अपने साथ में जुड़े हैं, कोई नहीं, हमें लगता है आजादी के बाद विशाल सिंह जी। लगभग मुझे लगता है सही प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। लास्ट वाले प्रश्नों का जो जवाब है मैं चाहूंगा कि कुंदन जी दे, है ना। प्रश्न भी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, शायद अगर आप होंगे स्क्रीन पे तो सुन पाए होंगे प्रश्न। जी कुंदन जी, बिल्कुल। जो उनका प्रश्न है कि जैविक खेती में प्रशिक्षण, त्यागी जी के यहाँ भी कुछ कोर्स चल रहे हैं
और NCOF करके है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी कुछ ट्रेनिंग होती है। जितने भी KVK हैं, किसान विकास केंद्र, वहां भी ट्रेनिंग की प्राथमिक रूप से जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो है। एक गुड़गांव में काउंसिल भी है, वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ ऑर्गेनिक काउंसिल करके है, तो वो लोग भी ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाते हैं। सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी जो इस तरह के ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, समय समय पर वो लोग आयोजित करते रहते हैं। अगर कोई करना चाहे तो जरूर इसमें सहायता की जा सकती है। मनीष जी, जरूर उनकी सहायता होगी। और साथ में जो स्टार्टअप है उसमें तो असीम संभावनाएं हैं। जिस क्षेत्र में ऑर्गेनिक बीज से लेके ऑर्गेनिक उत्पाद को बनाना, वैल्यू एडिशन करना, किसी क्षेत्र में भी डाल लें तो मुझे लगता है असीम संभावनाएं हैं और लोग उसमें जुड़ के जरूर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, जो अच्छे क्षेत्र में आ। बिल्कुल। अब लगता है काफी सारे प्रश्न आ गए हैं और आदरणीय भरतभूषण जी, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। जी, जो कुंदन जी ने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम देश भर में चल रहे हैं, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि उन लोगों को पूरी तरीके से समझने पर ध्यान दें, जल्दबाजी में काम ना करें, किसी लागत के जरिए आगे ना बढ़ें, बल्कि समझ के जरिए आगे बढ़ें। और यदि वो चाहते हैं तो हम हर रविवार को एक ट्रेनिंग करते हैं, उसमें कोई डायरेक्ट लिंक भी हो सकता है, और यदि वो आना चाहें तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन अभी जस्ट आया है अभय नैयर जी का, क्या महुआ का पौधा घर के परिसर में लगाना उचित है? अब ये देखना पड़ेगा कि परिसर कितना बड़ा है। यदि परिसर खूब बड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाए। महुआ का पौधा घर में लगाने में कोई परेशानी नहीं है, और लंबे समय में ये मतलब लंबे समय धीरे धीरे बढ़ता है और इसका फल भी अच्छा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है किसी चक्कर में। बस क्या जगह ठीक देख लें, जगह है कि नहीं है। एक और लास्ट प्रश्न दिया है अभी प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम देवाचार्य जी, देसी बीज सस्ते दर पर जैविक खादें कैसे मिलेंगी? आपसे मेरा निवेदन है कि जमीन अपना खाद कैसे बनाती है ये समझ लिया जाए, खाद अलग से बनाने के बारे में झंझट में ना फंसा जाए। यदि आप खेती करना चाहते हैं तब, यदि आप खाद बनाकर कुछ खाद का कारोबार करना चाहते हैं तो वो तरीका अलग है। जी, और मुझे लगता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग जुड़े होंगे और काफी आज ज्ञानवर्धक जानकारी मिली आप सभी के माध्यम से। मुझे लगता है एक प्रश्न और आ गया लास्ट में, बोलिए ठीक है। आज मैं हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप PhD फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो द सर्टिफाइड NPL प्रैक्टिशनर एंड मेमोरी ट्रेनर, वर्क एक्सपीरियंस करेंटली एसोसिएटेड विद डॉक्टर केतन प्रेमल्स क्लिनिक ऑफ बेरलेविया असिस्टेंट फिजियोथेरेपी केसेस NGO, उसमें को फाउंडर है 5 साल से आप। केयर फाउंडेशन इन्वॉल्व ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन विलेज। और भी एक NGO है जो कि जैसे कि जो रोड एक्सीडेंट होता है उस पर कार्य कर रही है। और आप लोगों का लक्ष्य है उस NGO का कि 2030 तक ऐसा रोड पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। उस NGO के आपके मार्गदर्शन में चल रहा था। आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करें। धन्यवाद मनीष जी। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक में जो ये मेरे इमोशनली अटैच्ड है, मतलब जैविक खाद्यान्न ऑर्गेनिक में हमारे घर पे भी ज्यादा करके हम वही खाद्य पदार्थ लाते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम और हमारे जो डिजीज बोलते हैं ना, एज एक डॉक्टर एक साइकोलॉजी होने के नाते भी डिजीज या कोई बीमारियां होने के ग्रस्त नहीं है, तो ये सब फूड के ऊपर निर्भर रहता है। तो खाना पीना तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। तो मैं इसके लिए 2 शब्द मैं लूंगी, बस 2 शब्द मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ, जहाँ इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन में हूँ, जहाँ पे प्लांट्स की, जैसे डॉक्टर दिनेश सर ने कहा कि प्लांट्स के रिसर्च होते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और रोल बहुत बड़ा है।
अगर प्लांट्स के साथ में हम रहे तो हमारी जीविका एकदम इजीली हो जाएगी। जैसे खाद्य पदार्थ में हमारे फिजिकल लेवल पे जितने भी हम डिजीज से बोलते हैं ना कि ये बीमारियां हो रही है, उसी तरह से माइंड को भी उतना ही अच्छा रखना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीजें हमें केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर विजय शंकर जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर कुंदन कुमार सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें जैविक का ज्यादा से ज्यादा हमें इंटैक्ट करना चाहिए हमारे जीवन में, और ज्यादा से ज्यादा हम करें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर दिनेश सर ने भी अपने रिसर्च के बारे में बताया कि किस तरह से हमें प्लांट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। डॉक्टर विजय शंकर जी ने भी बहुत अच्छे से किया है, और सभी को धन्यवाद देती हूँ, सारे गुरुजन को। मैं तो बहुत छोटी हूँ आप लोगों के सामने, बट मैंने 2 शब्द मैं अपने लिए कहा है, और थैंक यू सो मच मनीष जी हम मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।